हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका प्यारा सा दोस्त अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सेशन, जिसमें आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास को करने मात्र से ही आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये आज के सेशन में सिर्फ आज का वीडियो से ही आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, एक कक्षा 5 नंबर की आज आपको ये देने वाली है। ठीक है, तो आज मैं इसमें सेशन में करवाने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं क्या करवाऊँगा, सभी काल करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा, सभी कालों का वर्गीकरण सिखाऊँगा। ठीक है, सभी कालों का वर्गीकरण कराएंगे सर। ठीक है, सभी काल का वर्गीकरण कराएंगे, सभी काल का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम देखेंगे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं करने वाले हैं, पत्र पत्रिकाएं करने वाले हैं। ठीक है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में फिक्स है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रचनाएं याद कर लेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे, लेकिन इस टॉपिक को ना तो बेटा कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई समझाने वाला है, और ना ही इसकी आपको कुछ ज़्यादा मैटर मिलने वाला है। तो मैं बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, और आपको सिर्फ नज़रें गड़ा करके हमारे वीडियो को देखना है, और आपका यहाँ से आज आपका 5 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। ठीक है, 5 नंबर आज आपका फिक्स होने वाला है बेटा। ठीक है, तो केवल आज की क्लास से ही आपके 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं। इसके पहले मैंने यार एक 25 क्वेश्चन के PDF दिया था, क्लास दी थी, जिसमें मैंने उसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया था। आज हम इसके काल का और पत्र पत्रिकाएं कर लेंगे। अगली क्लास फिर हम बेहतरीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके बेटा आपके में सारे 20 क्वेश्चन की MCQ, ठीक है, 20 क्वेश्चन MCQ करवा दूंगा। 30 का आता है। ठीक है, ये होता है आपका 30 नंबर का MCQ आता है और 70 का लिखित। तो मैं 30 नंबर MCQ की गारंटी लेता हूँ, और आपको हिंदी को कैसे तैयार करना है, कैसे क्या करना है, इस पर मैंने अपना ऑलरेडी सारा सेशन बना चुका है बेटा। तो आप लोग वहाँ से जाके इसको देखते भी रहिए। ठीक है, चलिए बच्चा, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं जल्दी से। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं भैया, सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी और कुछ नहीं। चल देखो, हिंदी के साहित्य काल का विभाजन समझो भैया, हिंदी का साहित्य काल का विभाजन। तो साहित्य काल का जो विभाजन हुआ बेटा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, जो अभी चल रहा है ना। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इस आदिकाल का ही नामकरण रखा गया बेटा, क्या, वीर गाथा काल। क्या नाम रखा गया, वीर गाथा काल। ठीक है, दूसरा पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ बेटा, भक्ति बहुत चली। ठीक है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये सब आए। ठीक है, इसका नाम हो गया बेटा भक्ति काल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल, यहाँ पे क्या आया, रीति काल आया बेटा। क्या आया, रीति काल आया। उसके बाद आधुनिक काल, जो वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं गद्य काल। क्या कहते हैं बेटा, गद्य काल। तो भैया आधुनिक काल को हमने नामकरण दिया वीर गाथा का, पूर्व मध्य काल को हमने नाम दिया भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को हमने नाम दिया सर रीति काल, और आधुनिक काल को हमने नाम दिया गद्य काल, जहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो अभी जैसे हमने देखा, ये 1, 2, 3 और ये 4, तो 4 खंड में विभाजित किया गया। कौन कौन सा सर, आदिकाल। आदिकाल का नामकरण क्या था, वीर गाथा काल। ये पूछा जाता है बेटा, कब से कब तक, ये गलत हो गया, ये 1143 से क्या। ठीक है, ये करेक्शन है बेटा, यहाँ पे देख लेंगे इसको। ठीक है, करेक्शन है यहाँ पे। ठीक है,
तो आदिकाल यानी वीर गाथा काल कहाँ से है कहाँ तक है, 1143 से 1343 ईस्वी तक है। ठीक है, इसकी जो पीपीटी यानी पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे मैं इसको सुधार के भेज दूंगा। ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पूर्व मध्यकाल जिसका नाम क्या है बेटा, भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल जिसका नाम क्या है, भक्तिकाल। भक्तिकाल कहाँ से था बेटा, 1343 से 1643 तक। 1343 से कहाँ तक, 1643 तक। उत्तर मध्यकाल जिसे हमने रीतिकाल नाम दिया, 1643 से 1843 तक। यही बहुत पूछा जाता है, यही दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1343 से 1643 और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1643 से 1843। आधुनिक काल भैया, आधुनिक काल को हमने नाम दिया था गद्य काल, और ये चल रहा है भैया 1843 से अब तक चल ही रहा है ना। 1843 से अब तक हम लोग इसकी चर्चा कर ही रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये बात समझ में आई भाई। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया, है ना। फिर उसके बाद इसी हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया भैया। आदिकाल वीरगाथा काल को 1143 से 1343 तक, उत्तर पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल जिसको हमने विभाजित किया बेटा 1343 से 1643 ईस्वी तक। फिर 1643 से 1843 तक था रीतिकाल हमारा, और रीतिकाल के बाद आया हमारा गद्य काल, आधुनिक काल 1843 से अब तक, है ना। अगर हम बार बार इसको बोलेंगे, बार बार इसको बोलेंगे तभी हमको याद होगा बेटा। ठीक है, तो आप जब ये वीडियो बैठ के पढ़ें या देखें, ठीक है, तो आप हमारे साथ जैसे हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं वैसे आप भी इसको बार बार रिपीट करते रहिए। जनरली ऑफलाइन की जब कक्षा होती है तो हम इसको याद कराते हैं अपने साथ बार बार बुलवा करके। ठीक है, तो आप भी इसको देखते रहें। ठीक, अब देखो आदिकाल की प्रवृत्तियां समझ लो भैया। आदिकाल की प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं एक प्रकार से। ठीक है, विशेषताओं को समझ लो भैया, क्योंकि ऑप्शन में जब कठिन पेपर आता है, ठीक है, कठिन पेपर जैसे 7 सेट बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, अब 7 सेट में तो हो सकता है कि 5 सेट सरल बने, 2 सेट कठिन। तो जहाँ सरल मिलेगा तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ कठिन बनेगा तो वहाँ से क्वेश्चन बेटा इनकी विशेषताओं से, इनके काल को, इनको किसने क्या नाम दिया, ये सब पूछ लिया जाता है। तो मैं एक भी पॉइंट को छोड़ के नहीं आया हूँ। यदि आप इन सब क्लासों को देखते हैं तो 100% बेटा आपको गारंटी है एक भी MCQ क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। चलो, क्या है भैया आदिकाल की विशेषताएं, कह रहा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। क्या किया गया भैया, आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया गया है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। भैया आदिकाल कैसा था, वीर गाथा काल, वो मराठाओं का, महाराणा प्रताप का समय था, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो गद्य पद लिखे जाते थे सब वीरों के लिए लिखे जाते थे। तो वहाँ पे वीर रस के साथ साथ कभी कभी श्रृंगार रस का भी वर्णन किया जाता था। ठीक है, ऐतिहासिक के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता थी। ठीक है, इतिहास को लेकर हम लोग कल्पना किया जाता था उस वक्त, तो उसकी प्रचुरता अधिक पाई जाती थी। ठीक है, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव था। सामूहिक राष्ट्रीयता का क्या था, अभाव था। ठीक है, उसके बाद देखो, अब ये विशेषताओं की 4 विशेषता याद कर लिया। अब कहेगा निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं नहीं हैं। कौन नहीं है, तो 4 में से 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। तो जब आपको चारों याद रहेंगे तब ना कर पाएंगे। तो पहला क्या है सर, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरा क्या है बेटा, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन। ऐतिहासिक संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता थी। सामूहिक राष्ट्रीयता का क्या था, अभाव था। सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव था। ठीक है, चलो इतना तो हो गया भैया। ये सब इम्पोर्टेंट है बेटा, ये फर्जी की चीज़ें नहीं हैं। ना इसको पढ़ने में बच्चे को इंटरेस्ट देता है, ना टीचर को पढ़ाने में। ठीक है, इन सब के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, शायद जिसकी आप कल्पना कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप इन वैल्यूएबल चीज़ों के महत्व को समझिए और उनको अच्छे से याद करिए, इनका बेहतरीन नोट्स बनाइए। आपको बोर्ड एग्जाम में कभी दिक्कत आने वाली नहीं।
चल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या है भैया, इन्होंने आदिकाल नाम दिया। क्या कहा? आदिकाल। वीर गाथा काल को क्या कहा है? आदिकाल कहा है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र हैं भैया ये। ठीक है। मिश्र ने वीर काल कहा है इसको। आदिकाल वीर गाथा काल को क्या कहा है? वीर काल कहा है भैया। किसको? आदिकाल को। आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर काल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे रहिए, आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार, आदिकाल की विशेषताएं क्या थी? असरदाता और प्रशंसा का वर्णन किया गया, वीर रस के साथ साथ संग्राम रस का वर्णन है, ऐतिहासिक के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता है, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल नाम दिया वीर गाथा काल को। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर काल किसने कहा आदिकाल को? तो भैया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि ये क्या ऐसा काल है? विश्व काल है। ठीक है। काल का मतलब समय होता है भैया, काल, काल मतलब समय, वो कॉल नहीं है हेलो हेलो वाला, है ना। चल, अब आ जाओ पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। भक्ति काल को भैया दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। एक सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। अब भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक निर्गुण काव्य धारा में, एक सगुण काव्य धारा में। ठीक है। अब देखो, इस निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है। अब ज्ञानाश्रयी शाखा में संत काव्य आते थे, अब प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी काव्य आते। ये सब नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये सब बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान होना जरूरी है कि किसको किससे बांटा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ज्ञान होना जरूरी है ना। तो केवल इतना पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। तो सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी शाखा आता है। क्या आता है भैया? रामाश्रयी शाखा आता है। और कौन आता है? कृष्णाश्रयी शाखा आती है। कौन सी आती है? कृष्णाश्रयी शाखा आती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया? तो दो में, सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। चलो, निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं। अब देखो, निर्गुण काव्य धारा की विशेषता समझ लो भैया कि निर्गुण काव्य धारा में क्या क्या विशेषता है। इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। ठीक है, निराकार रूप यानी जिसमें ईश्वर का रूप के वर्णन किया गया है। निराकार रूप का मतलब जिसको हमने कभी देखा नहीं उसको हम कह देते हैं निराकार। जैसे हमने भगवान को कभी देखा नहीं तो कभी किसी की भी फोटो को हमने भगवान मान लिया, है ना। जैसे इस समय रणबीर कपूर को राम भगवान बना करके दिखाया गया है ना, और उसको क्या बोलते हैं, एक साउथ की पिक्चर आई थी, है ना, तो उसमें भी दिखाया गया है ना। तो हम लोग किसी में भी किसी का ईश्वर का रूप मान लेते हैं, उसको हम कहते हैं निराकार रूप। क्या कहते हैं? निराकार रूप। कि इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई। जाति प्रथा का विरोध हुआ, जाति प्रथा का विरोध हुआ भैया। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या क्या किया गया? विशेष बल दिया गया। पहले तो ईश्वर के निराकार की उपासना की गई, जाति धर्म का विरोध किया गया। ठीक है, उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता का पर विशेष बल दिया गया, है ना। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा में क्या था भैया? इस शाखा के अंतर्गत
ईश्वर की उपासना की बात कहा गई, ईश्वर की उपासना की बात कही गई है, ठीक है, ईश्वर के उपासना की बात कही गई। इसमें कहा गया कि ईश्वर निराकार नहीं साकार हैं, ईश्वर निराकार नहीं साकार है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है, महा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक, क्या कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जब कठिन पेपर बनेगा तो ध्यान रखिएगा सब यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सब आपको लल्लू लल्लू पढ़ा देंगे, ठीक है, और आप बोर्ड एग्जाम में लल्लू बन जाएंगे, ठीक है, कोई वहां आपका साथ देने वाला नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम में ये वही क्वेश्चन आएंगे जो सब फंसेंगे लेकिन आप निकल जाएंगे, समझ में आई बात। अब देखो अष्टछाप के जो कवि हैं वो कौन है भैया, सूरदास है, कौन है, सूरदास। दूसरे कौन है, कुंभन दास है, कौन है, कुंभन दास, सूरदास कुंभन दास, सूरदास कुंभन दास, सूरदास कुंभन दास, ठीक है। तीसरे कौन है, गोविंद स्वामी, तीसरे कौन है, गोविंद स्वामी। चौथे कौन है, नंददास, चौथे कौन है, नंददास। सूरदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, नंददास, सूरदास, कुंभन दास, नंददास और कुंभन स्वामी, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है। उसके बाद देखो कृष्णदास, उसके बाद कौन है, कृष्णदास, और कौन है, छीत स्वामी, कौन है, छीत स्वामी। फिर अगले कौन है, परमानंद दास, परमानंद दास। चौथे कौन है, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। अच्छा इन सब में एक चीज और दे दिया जाता है, कहेगा निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, तो उसमें दे दिया जाएगा तुलसीदास। कौन दिया जाएगा, तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास दे देंगे या कबीरदास दे देंगे। कौन दे देगा, कबीरदास। अब भैया ये दोनों नहीं, कौन, ये दोनों नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, कबीरदास तुलसीदास। क्यों, क्योंकि ज्यादातर नाम के आगे पीछे क्या आ रहा है, दास 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 दास, ठीक है। तो आप सोचेंगे सब जगह दास ही दास आ रहा है, तो भैया दास वाले सब होते ही हैं, है ना, सब होते ही हैं, तो आप वहां पे तुलसीदास को भी टिक कर देंगे, है ना। लेकिन जब नहीं है में तुलसीदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। कौन कौन है भैया, फिर से सूरदास, कुंभनदास, सूरदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, कृष्णदास, छीत स्वामी, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, ठीक है। अगला देखो, आगे चलते हैं। रुको जरा, देखो रीतिकाल का वर्गीकरण अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रीतिकाल। सबसे पहले हमने पढ़ा आदिकाल, आदिकाल की विशेषताओं पढ़ा, आदिकाल का नामकरण किसने क्या क्या किया हमने उसको पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल। भक्तिकाल में हमने दो भागों में देखा, सगुण निर्गुण। सगुण की विशेषताएं पढ़ी, निर्गुण की विशेषताएं पढ़ी। उसके बाद हमने अष्टछाप के कवि पढ़े। अष्टछाप के कवि के बाद हमने देखा, अब क्या देखने जा रहे हैं भैया, रीतिकाल देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, रीतिकाल। ये सब देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये सब पढ़ने में तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से उठ के आए हैं और आपको देखना, ये सब क्वेश्चन करने के बाद आप 2025-24 किसी भी पेपर को उठा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो अच्छा कंटेंट पढ़ने में आपको बोरियत जरूर महसूस होगी। ये सब पढ़ने में आपको बोरियत लगेगा, अरे ये सब नहीं आएगा, एक ही नंबर की दो बात है, आपके एक नंबर कम आएंगे ना तो आप 100 से 99 में आ जाएंगे। ये एक एक नंबर करके आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो किसी भी एक नंबर को हल्के में मत लेना, ठीक है। और यहाँ से मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का है, इस पेज से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। चलो भाई, आज की रात, चलो 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 चलो, देखो रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल का वर्गीकरण किया गया भैया रीतिबद्ध काव्यधारा में, रीतिबद्ध काव्यधारा, एक रीति मुक्त काव्यधारा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीत सिद्ध। अच्छा हाँ ठीक, ये रीत सिद्ध काव्यधारा है, ये एक रीतिबद्ध काव्यधारा है,
और एक ये रीति मुक्त काव्यधारा है, ठीक है। रीतिबद्ध रीति मुक्त काव्यधारा पूछा जाता है, ठीक है। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा पूछा जाता है भैया। क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में बताइए रीति सिद्ध काल के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो रीति सिद्ध में एक ही नाम याद रखना है आपको, बिहारी। कौन है? बिहारी है भैया। कौन है? बिहारी है। रीतिबद्ध काव्यधारा में देख लो जरा कौन कौन आते हैं, चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति देव। तो ये चारों पांचों नाम आपको याद रखना है। कभी कभी इनमें पूछ लेता है कौन नहीं है बेटा, कौन नहीं है। जब नहीं है पूछ लेता है तो आपको सारे नाम याद होने जरूरी हो जाता है, सारे नाम याद होने जरूरी हो जाता है। कौन कौन है? चिंतामणि, केशव, मतीराम, सेनापति देव। 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 चिंतामणि, केशव, मतीराम, सेनापति देव, ठीक है। ध्यान रखना इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दो बेटा, केशवदास और मतीराम। केशवदास और मतीराम ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको एकदम ध्यान रखना, दिमाग में छाप लेना, ठीक है। रीति मुक्त काव्यधारा में आ जाओ। रीति मुक्त काव्यधारा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है भैया घनानंद। क्या है? घनानंद। क्या है? घनानंद, ठीक है। तो हम कभी कभी हमसे केवल रीति काल के कवियों का नाम पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? निम्नलिखित में से कौन रीति काल के कवि हैं, ठीक है। तो वहाँ तो बिहारी होंगे, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति देव, ये सब होंगे, घनानंद, आलम बोध ठाकुर, ये सब होंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी कह देता है रीति काल के कवि नहीं हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई और नाम दे देगा, तो उसको आपको जब याद होगा तभी आप कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी रीतिबद्ध काव्यधारा के पूछ लेता है, रीति मुक्त के भी पूछ लेता है। जब पेपर कठिन बनता है तो अंदर से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप पेपर कठिन बनेगा सरल बनेगा ये हम आप तय करने वाले नहीं हैं। आप कितना अच्छा पढ़े हैं ये तभी आप तय कर पाएंगे कि पेपर सरल था या कठिन था। अगर पेपर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पेपर सरल लगेगा, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आपको पेपर कठिन लगेगा। बस इतनी सी बात है। सरल कठिन कुछ नहीं होता इस दुनिया में, है ना। सरल कठिन इस दुनिया में कुछ नहीं है, बस आपकी पढ़ाई क्या है। चलो, रीतिकाल का नामकरण किसने क्या क्या किया है भाई? चलो 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 चलो, रीतिकाल का नामकरण किसने क्या किया है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। किसको? रीतिकाल को, ठीक है। रीतिकाल नाम दिया है, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ध्यान रखना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल कहा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का क्या नाम दिया है भैया? श्रृंगार काल दिया है। राम शंकर शुक्ल यानी रसाल इनको कहते हैं, इसको कला काल का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कला काल का नामकरण दिया है। क्या नाम दिया है? राम शंकर शुक्ल कला काल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल। रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, ठीक है। उसके बाद देखो रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं बार बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बार बार, है ना। तो जितनी बार कहें उतनी बार कम है, ठीक है। चलो भैया, बिहारी केवल एक रचना है भैया, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में बेटा 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। बिहारी सतसई यानी 700 श्लोकों का समूह जिसका नाम है सतसई। मतीराम ललित ललाम और रसराज। मतीराम ललित ललाम और रसराज। मतीराम ललित ललाम और रसराज। भिखारी दास काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ठीक है। ये कम इंपॉर्टेंट है। भूषण बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। भूषण शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक,
भूषण ने शिव भगवान शिव की बहुत महिमा किया है, भगवान शिव का बहुत ही वर्णन किया है, रोचक वर्णन किया है भैया। शिवराज भूषण शिवा बाहुनी छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण शिवा बाहुनी छत्रसाल दशक। पद्माकर, पद्माकर, पद्माकर की है क्या? गंगा लहरी प्रबोध पचासा, गंगा लहरी प्रबोध पचासा, ठीक है, किसकी है? पद्माकर की। ये क्या है? प्रबोध पचासा और गंगा लहरी, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। देखो ये इंपॉर्टेंट, मतिराम इंपॉर्टेंट, ललित ललाम और रसराज भूषण इंपॉर्टेंट, पद्माकर इंपॉर्टेंट है और केशवदास वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केशवदास में क्या है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रामचंद्रिका ये भी इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रिका में कभी कभी लोग सोच लेते हैं तुलसीदास ने रामचंद्र जी के बारे में ज़्यादा वर्णन किया है तो वो तुलसीदास को टिक कर देते हैं, लेकिन रामचंद्रिका को ध्यान रखना कौन है? केशवदास। रामचंद्रिका को ध्यान रखना कौन है? केशवदास, केशवदास। रसिक प्रिया भैया, रसिक प्रिया ये भी कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया कौन है? केशवदास। कवि प्रिया कौन है? केशवदास। प्रिया प्रिया भैया केशवदास, प्रिया प्रिया केशवदास, ठीक है। भूषण को याद रखना, शिवराज भूषण शिवा बाहुनी छत्रसाल दशक। पद्माकर में गंगा लहरी प्रबोध पचासा, केशवदास रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। उसके बाद बिहारी सतसई, मतिराम, ललित ललाम और रसराज, ठीक। चल आप देखो, आ जाओ, आप देखो। अब इसमें आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप चाहें तो इन दोनों को मत याद करिए, लेकिन इन तीनों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सुजान, सुजान हित प्रबंध कौन है? घनानंद। सुजान हित प्रबंध कौन है? घनानंद। वियोग बेली प्रीत, वियोग बेली प्रीति कौन है? घनानंद। पदावली जो आपकी बुक में वर्णन किया गया है, जिसमें पदावली का, किसका वर्णन किया गया है? पदावली का। किसका वर्णन किया गया है? पदावली। भैया देव में आ जाओ। देव में प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, भवानी विलास, भाव विलास, भवानी विलास, शब्द रसायन, प्रेम तरंग, कुशल विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास। भैया बड़ा विलास है भैया इनके पास, विलास बहुत है। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और राधिका विलास। देव शतक क्या है? देव शतक है भैया। सेनापति, सेनापति में क्या आता है? कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर, केवल एक रचना है भैया, कवित्त रत्नाकर। ध्यान रखना, देव में ध्यान रखना, विलास बहुत आया है। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, राधिका विलास, देव शतक। घनानंद में सुजान, सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली प्रीति और पदावली। पदावली ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पदावली को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट लिख दूंगा उसको तो आपको घोर के पी जाना है। आ जाओ भाई आधुनिक काल, चलो 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 चलो, आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल को भी हमने 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावाद उत्तर युग, ठीक है। छायावादी युग के बाद आया छायावाद उत्तर युग, इसलिए उसका नाम हो गया उत्तर, मतलब बाद में, ठीक है। भारतेंद्र युग का जो समय था बेटा 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का जो टाइम था 1900 से 1918 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावादी युग का, छायावादी युग का नाम क्या है बेटा? शुक्ल युग। ध्यान रखना, छायावादी युग का नाम क्या है बेटा? शुक्ल युग नाम है। क्या नाम है बेटवा? शुक्ल युग नाम है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। छायावादी युग का शुक्ल युग 1918 से 1938 तक, 1918 से 1938 तक। छायावादोत्तर युग यानी शुक्लोत्तर युग क्या है भैया? 1938 होना चाहिए, 1938 से 1943 ईस्वी तक, 1938 से 1943 ईस्वी तक, है ना।
तो ये ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है, एक ये बहुत पूछा जाता है, और ये, ठीक है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सन याद रखना। 1868 से 1900, 1900 से 1918, 1918 से 1936 ध्यान रखना, ठीक है। ये 36 है शायद यहाँ पे, ठीक। चल अब आ जाओ भैया, द्विवेदी युग की पत्र पत्रिकाएं। हमने काल खत्म कर दिए, क्या खत्म कर दिया? काल खत्म कर दिया। अब हम आ गए भैया पत्र पत्रिका। एक नंबर फिक्स, एक नंबर फिक्स है, आएगा जरूर। कहाँ से? पत्र पत्रिका से, ठीक है। अब देखो पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, उनका संपादन भी कहाँ से किया गया है, कभी कभी हमने उसका भी वर्णन कर दिया है कहीं कहीं, ठीक है। अब देखो कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगनीज, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगनीज, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगनीज कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो हरिश्चंद्र तो लगा ही है उनके नाम में, तो हरिश्चंद्र मैगनीज होगा। कवि वचन सुधा, बस ध्यान रखना, कवि वचन सुधा। आनंद कदामनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद कदामनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी कह देते इनको, ठीक है। आनंद कदामनी इनकी पत्रिका है। आनंद कदामनी किसकी पत्रिका है भैया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है, ठीक है। यहाँ अड़ा है तो इसके नाम के लास्ट में भी अड़ा है, ध्यान रखना इससे, ठीक है। यहाँ अड़ा है तो इसके नाम में भी लास्ट में अड़ा है, ठीक है। तो ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो एक बार फिर से देख लो, कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगनीज भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। आनंद कदामनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है भैया, ठीक है। एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए चलिएगा, ठीक है। पत्र पत्रिका भैया कौन है? देखो नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका बहुत है। इसके इतने हैं कि शायद पहली बार किसने किया, दूसरी बार किसने किया, तीसरी बार लास्ट में कौन किया, तो ये बदलता रहता है भैया। ये क्या है? बदलता रहता है, ठीक है। तो इसका एक दिन इसकी केवल स्पेशल इसकी पीपीटी बना के आपको हम शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है, ओके, ठीक। अब देखो सरस्वती, सरस्वती पत्रिका किसकी है? चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि की है, ठीक है। समालोचन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचन किसकी पत्रिका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अभ्युदय किसकी है? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय किसकी है बेटा? मदन मोहन मालवीय की है। इंदु किसकी रचना है? अंबिका प्रसाद गुप्त की। इंदु किसकी रचना है बेटा? अंबिका प्रसाद गुप्ता की है। मर्यादा किसकी है? कृष्णकांत मालवीय की है। कृष्णकांत मालवीय की रचना है किसकी? मर्यादा। मर्यादा किसकी भैया पत्रिका है? कृष्णकांत मालवीय जी की है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, ध्यान रखना। प्रताप किसकी पत्रिका है भैया? गणेश शंकर विद्यार्थी जी की रचना है, पत्रिका है। इंदु बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अंबिका प्रसाद गुप्ता। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्ता। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। छायावादी युग की पत्रिकाएं भैया देखो, हंस प्रेमचंद, चांद प्रेमचंद। हंस नहीं, एक सेकंड, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़।
देखो हंस के पत्रिका के लेखक कौन है? प्रेमचंद। हंस पत्रिका के लेखक कौन है? प्रेमचंद। 2024 में यही पूछा गया था, 2024 के बोर्ड एग्जाम में यही आया था, ठीक है। चांद पत्रिका के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। देश के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नवजीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी। कहते हैं कि इसमें इन्होंने SC ST का बहुत विशेष बल दिया। SC ST यानी लोअर कास्ट का इन्होंने विशेष बल दिया इसमें। माधुरी दुलारे लाल, माधुरी दुलारे लाल। मतवाला महादेव प्रसाद सेठ, मतवाला महादेव प्रसाद सेठ। कर्मवीर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय, साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय। इसमें भैया 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवजीवन महात्मा गांधी, देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चांद महादेवी वर्मा, हंस प्रेमचंद, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, कर्मवीर चतुर्वेदी। अब देखो अंतिम भैया छायावादोत्तर का देख लो भैया, ठीक है। देखो अगर सारिका बोले तो किसके हैं? कमलेश्वर। सारिका के कौन है? कमलेश्वर। कादम्बनी बोले, कादम्बनी बोले तो राजेंद्र अवस्थी, कादम्बनी बोले तो राजेंद्र अवस्थी। आनंद कादम्बनी बोले तो ये देखो आनंद कादम्बनी, यहीं कहीं होगा ये आनंद कादम्बनी बोले तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक है। कादम्बनी बोले तो राजेंद्र अवस्थी, आनंद कादम्बनी बोले तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। धर्मयुग, 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 धर्मयुग किससे है? धर्मवीर से। धर्मयुग धर्मवीर से, नाम से ही टिक कर दोगे, धर्म धर्मवीर, धर्म धर्मवीर। हंस, हंस, हंस पत्रिका के राजेंद्र प्रसाद, हंस पत्रिका के राजेंद्र प्रसाद। एक इधर प्रेमचंद भी है भैया, ठीक है, ध्यान रखना। हंस पुनः प्रकाशित किसने किया है? हंस को पुनः प्रकाशित करने वाला कौन है? डॉक्टर राजेंद्र है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गंगा, गंगा का है कमलेश्वर, गंगा के कौन है? कमलेश्वर हैं। कौन है? कमलेश्वर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका ये सेशन आपका आज समाप्त होता है। इस तरह हमने देखा कि कैसे हमने काल को ख़त्म किया, कैसे पत्रिकाओं को ख़त्म किया। बेटा हर बार बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। हमने सारे प्रीवियस ईयर देखकर ये सारी चीज़ों को PPT बनाया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ इस क्लास को कई बार देखना है और अपनी कॉपी में जैसे मैंने लिखा है वैसे ही इसको अपनी नोट्स बना लेनी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में मैं इसका आपको PPT प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह मस्त अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।